हेडिंग डालो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो ये लिख दे रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत आसान है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? वो सरफेसेस जिसके हर पॉइंट पे क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ऐसी सरफेसेस क्या बोली जाती हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, द सरफेसेस या फिर कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, ऐसी सरफेसेस क्या बोली जाती है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोली जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये सेंटर पे है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, सपोज सेंटर पे है किसके, एक स्फीयर के। ठीक है, ध्यान से देखना बात में, ये कोई स्फीयर है इसके सेंटर पे क्या रखा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, और इसका रेडियस कितना है, आर, इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं स्फीयर का। तो मुझे ये बताओ, इस स्फीयर की सरफेस पे जो नेट पोटेंशियल होगा सरफेस के हर पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा भाई, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, दूरी से ही तो होता है, इतनी दूरी पे है, उस तरीका से बी पे भी यही होगा, सी पे भी यही होगा, यानी कि सरफेस के हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा यही आएगी। तो ये सरफेस क्या बोली जाएगी, इस कंडक्टर की सरफेस क्या बोली जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि हर कंडक्टर की हर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, आगे चल के पढ़ेंगे वो। कंडक्टर की हर सरफेस, कोई भी कंडक्टर उसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होती है, वो धीरे धीरे करके आगे हम पढ़ेंगे, वो प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से सुन लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया कि वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ऐसी सरफेस बोली जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिखो, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, any surface that has same electric potential at every point on it is called an equipotential surface. अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, नो वर्क इज डन इन मूविंग a net charge for the attached charge over an equipotential surface। इसका मतलब बताता हूँ अभी, कहने का मतलब है, सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई, सपोज ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई, इस पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो पहले हमें चार्ज क्यू नॉट को हमें ए से बी मूव करवाना है। ठीक है, तो क्या होगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा हमें। कैसे, इसका पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करता है वी, तो सपोज ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वी, बी पॉइंट का भी वी ही रहेगा पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जब किसी चार्ज को मूव करवा, वी माइनस वी ए मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन 0 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ कि ना। क्योंकि जो भी पॉइंट हम मूव, जिस भी पॉइंट के बीच में मूव करवाएंगे चार्ज को, उनका सेम ही पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वर्क डन भी अपने आप 0 हो जाएगा। यानी कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को मूव करवाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट लिखो पूरा।
हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल होती है हमेशा। ठीक है, लिखिए सेकंड पॉइंट इज, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। ऐसा क्यों होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, ऐसा क्यों होता है? अगर किसी एंगल पे हो तो क्या होगा? तो पहले बात कर लेते हैं, किसी अगर सपोज, हाँ देखो अभी बताता हूँ। अब ये भूल जाओ कि अली नॉर्मल पे है। अभी मान लेते हैं किसी एंगल पे है, कहने का मतलब ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है किसी कुछ एंगल बनाते हुए। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी कुछ होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो जाएगा? ई कॉस थीटा। अगर कुछ एंगल बनाएगी, नॉर्मल ना होकर कुछ एंगल बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका कंपोनेंट सरफेस की तरफ होगा, कि पोटेंशियल की सरफेस की डायरेक्शन में होगा। अब क्या होगा, इस तरफ क्या हो गया कि सरफेस की डायरेक्शन में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया। यानी कि इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। इस टेस्ट चार्ज पे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स भी लगेगी। फोर्स कितनी लगेगी इस टेस्ट चार्ज से? क्यू नॉट ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज। अब क्या फोर्स लगने लगी है इस टेस्ट चार्ज से, क्या लगने लगी है? फोर्स। अब मुझे ए से बी अगर डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ेगा चार्ज का, ए टू बी सपोज चार्ज मूव करवाना है, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? वर्क डन सपोज हमने डिस्प्लेसमेंट किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट आर कर दिया। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी मूव कराने में आर डिस्टेंस सपोज डिस्प्लेसमेंट करना है, आर डिस्प्लेसमेंट करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू नॉट ई कॉस थीटा, ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आर। तो वर्क डन की कुछ वैल्यू आ गई कि नहीं? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी पढ़ चुके हैं कि नो वर्क इज डन, हाँ, इन मूविंग एट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस बात, ये अलग जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगा? वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, कोई भी वर्क डन नहीं करना होता है टेस्ट चार्ज मूव करवाने में ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बात उल्टी साबित हो रही है कि नहीं? हाँ कि ना? उसी 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 का अगर मैं ले लूँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा, ई साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर की तरफ। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। अगर नॉर्मल होगा तो ई कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर थीटा की कुछ वैल्यू, थीटा 90 डिग्री से कम होता तो क्या होता? या थीटा कॉज कॉज 30 डिग्री होता तो कुछ वैल्यू हो जाती है ना। अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, यानी ई कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 डिग्री 0। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस की तरफ नहीं होगा, तो कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 0। कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि पहला पॉइंट को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल ही होनी चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से एवरी पॉइंट पे। क्लियर है? हाँ कि ना? तो ऐसा करो, ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, डायग्राम बना के, अभी मैं, चलो डायग्राम बना लेना। पहले हमने जो एंगल वाला बताया था कि पर्टिकुलर एंगल पे होता तो क्या होता, यहाँ पे वैल्यू होती कुछ उसकी। फर्स्ट केस ऐसे अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो ना इसको, ऐसे सी कॉस थीटा, ए से बी अगर मूव करवाते हैं तो इसकी कुछ वैल्यू आती है। सेकंड केस थीटा 90 डिग्री होता है, तो क्या हो जाता है? क्यू नॉट ई कॉस 90 डिग्री, दैट इज 0। तो वर्क डन भी वैल्यू क्या हो जाती है? ठीक है, नोट डाउन कर लो।
नोट हो गया? बिल्कुल। और क्या? चलिए थर्ड पॉइंट देखिए क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जहां पर इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होगी वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और जहाँ इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वीक हो जाएगी। ठीक है, तो लिखिए थर्ड पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर क्लोज टुगेदर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, पोटेंशियल सरफेसेज आर क्लोजर टुगेदर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर क्लोजर टुगेदर in the region of strong electric field and are farther apart in the regions of weak electric field। जहां जहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगी, ठीक है, ज्यादा सेपरेटेड नहीं होंगी, वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जहां पे दूर होंगी थोड़ा, स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगी, वो रीजन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी अपॉन डी आर होता है। यहाँ से अगर देखो, अगर वी को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डी आर हो गया कि नहीं। डी आर क्या है, सेपरेशन। डी आर क्या है भाई, सेपरेशन ही तो है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग, ऐसे बोल सकते हैं इसको। इसको भी नोट डाउन कर लो। यहाँ पे लिख सकते हो वी इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट नोट कर लो। या फिर ऐसे लिखो डीवी इज कांस्टेंट, चेंज इन पोटेंशियल इज कांस्टेंट है, डीवी कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि एक पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, माना कि चेंज जो हो रहा है कांस्टेंट हो रहा है, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। कहने का मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। ये हो गया, नोट हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट होता है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces can intersect each other। कहने का ये मतलब है कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। क्यों नहीं करेंगे बताओ, रीजन बताओ। देखो क्या, नहीं नहीं, सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जा रही है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आ गई है, ठीक। अब मान लेते हैं ये फर्स्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेकंड वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लेते हैं इस फर्स्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस से हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा, मान लेते हैं V1 है, ठीक। अच्छा, सेकंड वाली पे हर पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल क्या होगी, वैल्यू V2 होगी सपोज। अब सपोज यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया इनका। अब इंटरसेक्शन पे क्या होगा भाई, ये जो पॉइंट होगा उससे इस वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फर्स्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस की और सेकंड वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस की। यानी यहाँ पे इक्विपोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, V1 और V2, यानी दो पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए, वो पॉइंट है सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या किसी भी कोई भी पॉइंट होगा या फिर कोई भी पॉइंट होगा, उसका पोटेंशियल दो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। एक ही तो पोटेंशियल की वैल्यू कोई होगी, या तो V1 होगी या तो V2 होगी। इसका मतलब ये है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे मस्ट हैव टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी पॉइंट की दो पोटेंशियल थोड़ी ना हो सकते हैं, एक ही तो होगा।
तो या तो V1 होना चाहिए या तो V2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर हो रहा है तो दोनों वैल्यू, भाई इसकी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसकी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है।